योगी नाथ। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज बात होगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात होगी उत्तर प्रदेश में आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव की। 2022 के शुरुआती महीने में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है। यूपी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव के नेतृत्व में लड़ना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन लंबे समय से तमाम सारी बैठकें उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं चर्चा का केंद्र बिंदु रही हैं। चाहे संघ की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, केंद्रीय नेतृत्व की हम बात कर लें, तमाम सारी अटकलें और इन अटकलों के बीच में एक ऐसे चेहरे की चर्चा जो पीएम और गृह मंत्री का सबसे ज़्यादा नज़दीक एमएलसी उन्हें बनाया गया। साथ ही आज योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है, 49वां जन्मदिन, और इसको लेकर उनका जो जन्मदिन है, चूँकि कोरोना का संक्रमण है, कोरोना काल है, इसलिए सादगी के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया। क्योंकि हमने कोरोना की भयावहता देखी है, हमने कोरोना का दर्द देखा है, इस दर्द से कराहते हुए लोग देखे हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं अब वो काबू में है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना चला गया। अभी कहीं ना कहीं थर्ड वेव की भी चिंता और चुनौती दोनों है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। दो 2022 यूपी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव के नेतृत्व में लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। चुनाव का सबसे अहम मुद्दा हिंदुत्व होगा। योगी की हिंदुत्व छवि को लेकर पिछले 4 सालों से प्रदेश में जो छवि बनी है, इसका बीजेपी पूरा फायदा उठाना चाह रही है। वहीं अन्य बीजेपी शासित राज्य भी इस फार्मूले को अपना रहे हैं। पिछले 4 सालों में सीएम योगी ने हिंदुत्व की छवि को बरकरार रखते हुए जो फैसले लिए, वो उनकी छवि को अलग ही बनाता है। योगी का अयोध्या, मथुरा, काशी के विकास पर खास फोकस रहा है। कई शहरों पर रेलवे स्टेशनों के नाम बदले। दुनिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का निर्माण अयोध्या में शुरू। सरयू के तट पर लाख दियों को प्रज्वलित कर भव्य दिवाली मनाने की परंपरा का विस्तार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 107 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई। अयोध्या में एयरपोर्ट बनाने को हरी झंडी दी। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक के सभी नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखे गए। सीएम मथुरा में जाकर जन्माष्टमी और होली मनाते हैं। अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक राम सर्किट सहित तमाम विकास कार्य। योगी का धर्मांतरण विरोधी कानून, सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों पर एक्शन, गौहत्या विरोधी कानून। आजम मुख्तार अतीक योगी के निशाने पर। सावन के महीने में कांवड़ियों के रूट पर मांस की बिक्री पर रोक। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने का काम योगी सरकार के राज में हुआ। गंगा चबूतरा से राम मंदिर झांकी तक। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की परेड में राम मंदिर की झांकी को भेजा गया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 4 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी हिंदुत्ववादी छवि से कभी समझौता नहीं किया। अब प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है यूपी में बीजेपी हिंदुत्व कार्ड खेलेगी। तो वहीं मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है। मुलाकातों का दौर भी जारी है। अब देखना होगा किसान आंदोलन में विरोध झेल रही बीजेपी को इसका कितना फायदा या नफा नुकसान होता है। साथ ही सीएम योगी की हिंदुत्ववादी छवि का कितना फायदा आने वाले समय में या 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में मिलता है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश चर्चा तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं, अगर कोरोना नहीं होता तो अभी यूपी में जो इलेक्शन की गतिविधियां हैं वो तेज हो चली होती, दांव पैच लगने लगे होते, राजनीतिक दल पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में आ जाते। लेकिन अभी कोरोना है, काबू में कुछ आया है, पूरी तरीके से नहीं। बात 2022 के मुद्दे की हो रही है, हिंदुत्व की चर्चा है, वो इसको लेकर कि अभी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की हम बात करें, जिनका जिक्र हम कर रहे थे अभी, तमाम सारी चीज़ें जो योगी आदित्यनाथ ने की हैं, फिर हाल ही में जिस तरह से संघ के प्रमुख लोग लखनऊ पहुंचे, उत्तर प्रदेश पहुंचे, चर्चा हुई, मीटिंग्स हुई और तमाम सारी चीज़ें, आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से तारुफ कराना चाहूँगा, परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ में हैं स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब, स्वागत करता हूँ भट्ट साहब आपका। हमारे साथ में है बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता चेतन सिंह जी। चेतन जी आपका स्वागत है। नमस्कार। और यश भारती जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अभी स्क्रीन पर हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और काफ़ी बारीकी से चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, बात करते हैं। मैं आपका भी स्वागत करूंगा यश भारती साहब आपका, और सबसे पहले आरसी भट्ट साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि बेहतर तरीके से भट्ट साहब बता पाएंगे यूपी को लेकर, क्योंकि एक तरफ कोरोना हम फिर जिक्र करेंगे काबू में आया है, लेकिन अब इस बात को भी नहीं भूला जा सकता कि इलेक्शन है और कहीं ना कहीं उसकी रणनीति या उसको लेकर जो कुछ थोड़ा हल्का फुल्का यूपी में या बहुत ज़्यादा भी कह ले, संघ के साथ मीटिंग्स, तमाम सारे नेता वहाँ पहुँचते हैं, कई नामों की चर्चा होती है। ये भी कहा जाता है कि एक नया डिप्टी सीएम बन सकता है, ये भी कहा जा सकता है कि दोनों डिप्टी सीएम को अलग करके कुछ और जिम्मेदारी दी जाए, तमाम सारी चीज़ें हैं। भट्ट साहब क्या कहेंगे वर्तमान हालात को लेकर, हम आपसे जानना चाहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये कहा जा रहा है कि अब हिंदुत्व को लेकर जो तमाम सारी कवायद योगी आदित्यनाथ ने की है, कहीं ना कहीं अब उस पर संघ और राष्ट्रीय नेतृत्व आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वो तमाम सारी जो चीजें की हो कि इलेक्शन का भी कहीं ना कहीं अब दिमाग में है 2022। राजेश साहब का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है जी, और निश्चित रूप से इस समय उत्तर प्रदेश में ये प्रमुख विषय है। खासतौर पे कोविड का पीरियड तो चल ही रहा है और कोरोना काल है, उसमें जिस तरह से टीम 9 के साथ योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं वो तो बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहा है और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में ग्राफ गिरता जा रहा है और सारे भी 67 जिले आज अनलॉक हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है इस दिशा में कहीं न कहीं उनकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन इसी के इतर राजनीतिक गतिविधियां जो है खास तौर पे वो भी बहुत तेजी से अभी चली है, आगे भी चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव है, केवल 7 महीना शेष रह गया है। 5 जनवरी के आसपास 2022 में आचार संहिता लागू हो जाएगी, चुनाव की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, समय बहुत कम है। इसी में अचानक तमाम परिवर्तन की बात चलने लगी। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, मुख्यमंत्री के कार्यों पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की जा रही थी। केंद्र के तरफ से भेजे हुए रिटायर्ड नौकर साहब AK शर्मा यहाँ बनारस में काम देखने लगे, उनको समायोजन करने की बात थी कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, NLC पहले बनाया जा चुका है। अब ये तमाम कयास के साथ साथ संघ के जो दूसरे नंबर के बड़े नेता हैं, खासतौर पर प्रचारक हैं, उनको बात दत्तात्रेय होसबोले वो लखनऊ में थे। उसके बाद साथ साथ लगातार जिस तरह से उनकी बैठकें हुई, फिर अचानक केंद्र ने 2 पर्यवेक्षक यहाँ पे भेजा, जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन वो यहाँ आए, राधा मोहन सिंह जो प्रदेश प्रभारी है वो आए। तो ये कहीं न कहीं जो कवायद शुरू हो गई मीटिंगों की, तो ये कयास लगने लगे। खासतौर पर ये बातें जो है आगे बढ़ने लगी कि क्या उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होगा, लेकिन इन तमाम चीजों को अभी खारिज कर दिया गया है। और क्योंकि हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा योगी बीजेपी के पास है
लगातार संघ का भी उनको सपोर्ट हमेशा रहा है। और ये केंद्रीय नेतृत्व को बीएल संतोष ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें निश्चित रूप से ये जोखिम न लेने की बात भी कही गई है कि योगी 2022 में लीड करेंगे और एक बड़ा चेहरा रहेंगे और मुख्यमंत्री पद के जो है वो आगे दावेदार भी रहेंगे। तो ये तमाम चीजें आगे करके राजेश जी, और ये चीजें अब उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। चलिए भट्ट साहब आप जुड़े रहिए, काफी अहम बात आप बता रहे हैं क्योंकि बेहतर तरीके से आप उत्तर प्रदेश को जानते हैं। लंबा आपका एक पत्रकारिता में आपका करियर रहा है और जिस चश्मे से आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। और मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ चेतन सिंह जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। और चेतन सिंह जी की अगर हम बात करें तो चेतन जी न केवल मध्य प्रदेश को बेहतर तरीके से जानते हैं बल्कि वो कई प्रदेशों को बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि उन्होंने अलग अलग जब जिम्मेदारी उनको सौंपी गई तो उन्होंने वहाँ पर काम किया है। चेतन सिंह जी, दो चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें मान लेंगे क्योंकि आपके आज नेता का जन्मदिन भी है योगी आदित्यनाथ का। दूसरा सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह की कुछ एक्सरसाइज हाल ही के दिनों में देखने को मिली है, हालांकि कोरोना से अभी भी देश जूझ रहा है, उत्तर प्रदेश भी जूझ रहा है, लेकिन जैसे ही पंचायत चुनाव जब हुए थे उस समय भी कोरोना चल रहा था, फिर जो उसके परिणाम आए, परिणाम आशा के अनुरूप बीजेपी के लिए नहीं रहे। तो क्या ये माना जा सकता है कि उस परिणाम के बाद चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे संघ हो या पार्टी या हम यूपी के जो सर्वोच्च पदाधिकारी उनकी बात करें, जो लगातार मीटिंग्स हुई हैं, क्या इसको 2022 का जो चुनाव है और कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में जो परिणाम मिले उससे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं अब साथ साथ कोरोना की लड़ाई के साथ ये लड़ाई की तैयारी भी कर लेना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत अद्वितीय विचारधारा के रूप में जाना जाता है। अद्वितीय इसलिए कहो कि वहाँ की पॉलिटिक्स की जो दूरी है आज से पहले कहीं ना कहीं माफिया डान और धर्म और राजनीति के आधार पर ही चलती थी। विकास वहाँ पे एजेंडा नहीं हुआ करता था। जब से आदरणीय योगी जी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, सबसे पहले काम किया है लाइन ऑर्डर। आपने देखा, हम सब देख रहे हैं कि जितने भी गुंडे बदमाश गैंगस्टर हैं, ये या तो इनकाउंटर हुआ है या तो जेल में है या इन्होंने प्रदेश छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी है। जिस प्रदेश में शाम को 5 बजे के बाद में माताएं बहनें निकलने के लिए तैयार नहीं होती थी, आज प्रदेश पूरा रात भर चलता है। 60 नए थाने खोले गए वहां पर, लगभग 59 नए कॉलेजों की स्थापना हुई। इन 4 सालों में गोरखपुर और रायबरेली में नए एम्स हॉस्पिटल दिए और कोरोना के उस संक्रमण के दौर में जहां सबसे ज्यादा भविष्यवाणी, सबसे ज्यादा लोगों की जो खोज थी, जो लोगों के अपने आकलन थे कि उत्तर प्रदेश में लाखों लाख लोग इस कोरोना के दूसरी वेव में एक्सपायर होंगे, उस दौर में मैं केवल भाजपा के कारण नहीं कह रहा हूँ, ये सारे मुख्यमंत्रियों के लिए और सारे उन लोगों के लिए जो सार्वजनिक जीवन में अच्छा काम करना चाहते हैं कि खुद भी कोरोना पॉजिटिव होते हुए लगातार उन्होंने मॉनिटरिंग की और 13वें दिन से वो निकल करके इस कोरोना के भरे संक्रमण के दौर में सारे जिलों में 43 जिलों में गए उत्तर प्रदेश के। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कोरोना के इस महामारी के इस सुनामी के दौर में भी 56,000 करोड़ रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट व्यापारिक उद्योग क्षेत्र में आया है तो निश्चित रूप से आदरणीय योगी जी ने लोगों की, इन्वेस्टरों की, उद्योग चलाने वाले औद्योगिक बंधुओं की कहीं ना कहीं आस्था है, निष्ठा है, भरोसा है, इसीलिए चल करके आए। जो योजनाएं वर्षों से पड़ी थी, माननीय प्रधानमंत्री जी की आवास योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सिंचाई की योजना है, जो रोजगार को लेकर के जो लोग बातें करते थे, आप कल्पना करिए कि 24 करोड़ आज से 5 साल पहले उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन हुआ करती थी और जब ये लॉकडाउन लगा तो सारे देश विदेश से सारे लोग ये सर्वे थे कि सबसे ज्यादा अगर पलायन रोजगार की दृष्टि से हुआ है तो फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश है, सेकेंड नंबर पर बिहार है। मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन में न करते हुए भी लगभग 55-56 करोड़ की आबादी का पूरा वर्णन इस उत्तर प्रदेश में था, लेकिन आप देखिए कहीं अव्यवस्था नहीं हुई, कहीं कोई इस बात को लेकर के पत्ता नहीं हिला कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई तो उनके रहने की, खाने की, पीने की, सोने की। चेतन जी, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास, मैं इसके आगे का सवाल लेकर मैं आपके पास में आऊंगा। चेतन जी, मैं दोबारा आता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने क्यों निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए एक आदर्श कार्यकाल हो सकता है। विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपने लोगों को बचाना
सीखना होगा। चलिए चेतन जी, मैं दोबारा आऊंगा। मिले हैं यश भारती जी के पास में आता हूं, मैं दोबारा आता हूं। चेतन जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं दूसरे सवाल के साथ में, इससे आगे की बात करूंगा आपसे। हमारे साथ में यश भारती जी हैं। यश जी, किस तरह से, चूंकि मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और सपा के नेता के तौर पर एक कंबाइंड आपसे मैं बातचीत कर रहा हूं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल जो रहा है, तकरीबन 4.5 साल के आसपास का वक्त हो चुका है, कुछ एक आध महीने कम हो सकते हैं। कोरोना रहा, बात हिंदुत्व की हो रही है कि तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारे एक्शन इन 4.25 साल या 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ ने लिए हैं, जो पिछली जो पूर्ववर्ती सरकार रही हैं उन्होंने नहीं लिए। और यही कारण है कि अभी चर्चा हो रही है चेहरे की, क्योंकि इसके पहले का जो चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, वो किसी चेहरे से नहीं लड़ा था, वो बाद में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को लाया गया, क्या वो चेहरा स्थापित हो गया है? और फिर सपा आखिर अब कहाँ है, चूंकि इलेक्शन का वक्त कम है? देखिए राजेश जी, दो बात जी, राजनीतिक रूप नहीं करेंगे, ये जहाँ केवल सुझाव के जा सकते हैं, माननीय सरकार है दूसरी बात आपने पूछी कि बात है, तो मैं सपा की बात पिछले साल चेतन जी ने कहा, बहुत सारे लोगों ने वापस घर वापसी करी, तो केंद्र की सरकार के एक भी मजदूर सड़क पे, और उत्तर प्रदेश की सरकार एक भी मजदूर को लाने की कोई व्यवस्था नहीं करी बहुत लंबे समय तक। किसी राजनीतिक पार्टी ने अगर प्रयास किया, कोशिश करी, तो उसने मुकदमे लगा देना, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करना और अव्यवस्था करने का काम अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो ये किसी भी सरकार के लिए कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं है कि जनहितैषी अगर कोई भी व्यवस्था के साथ में काम करना चाहता है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो या कोई व्यक्ति स्वयं हो, और उसे कोई सरकार रोके, तो ये बड़ी निराशाजनक व्यवस्था है। अभी इस कोरोना काल में भी सरकार ने यही किया, जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो कई लोगों ने ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया, ऑक्सीजन की मदद करने का काम किया, तो उनके ऊपर जमाखोरी करने का, कहीं किसी और तरीके का मुकदमा लगा के उनको रोकने का काम किया। इतनी अव्यवस्था हुई। लखनऊ में आपने खुद ने देखा होगा कि कितने लोग अव्यवस्था के कारण हो गए, जिस तरीके की केवल के हर एक व्यवस्था के लिए सीएम के एक लेटर की आवश्यकता होगी, जो व्यवस्था दी गई है सीएम के लेटर के बिना कोई इलाज नहीं पा सकता, किसी का टेस्ट नहीं हो सकता, तो ये अव्यवस्था के कारण कितने लोगों ने जान गंवाई। मुख्यमंत्री योगी जी सैफई जाते हैं, सैफई मेडिकल कॉलेज में, वहां पे भ्रमण करते हैं, 2 साल से ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ, तो ऑक्सीजन प्लांट अगर 2 साल से बंद पड़ा था तो इस अव्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगी? ऐसी तमाम मेडिकल कॉलेजेस में, तमाम अस्पतालों में योगी जी गए हैं और अव्यवस्थाएं हुई हैं। टेंट लगा के छुपाने का काम किया अधिकारियों ने, जिसने ये बातें उजागर करने का काम किया, राज्य सरकार ने उस पर मुकदमे लगाए। राज्य के पूर्व एक IAS अधिकारी है शाही साहब, उन्होंने समय समय पर सरकार को चेताया, टेस्ट को लेकर के, ऑक्सीजन की कमी को लेकर के उन पे 25 से ऊपर मुकदमे लगाए जा चुके, हर बात पर मुकदमा लगाया जा रहा है। यानी सरकार को कोई भी व्यक्ति सुझाव दे रहा है, कोई मदद करने का काम कर रहा है, तो सरकार केवल मुकदमे लगाने का काम कर रही है। तो ये सरकार के काम तो कम से कम नहीं है, ये हम और आप बेहतर समझ सकते हैं और आम आदमी भी समझ सकते हैं। इस आपदा के समय में एक जरूरतमंद व्यक्ति के पास मदद कैसे पहुंचे, सरकार की जिम्मेदारी ये होती है, चाहे वो सामाजिक संगठन के माध्यम से पहुंचे, चाहे निजी किसी व्यक्ति के माध्यम से पहुंचे, ना कि सामाजिक संगठनों को रोकना, राजनीतिक दलों को रोकना, व्यक्ति को रोक करके किसी भी व्यक्ति की मदद को रोकने का काम राज्य सरकार है। चलिए मैं यश जी में दोबारा आऊंगा। मैं जो आपके सवाल है मैं RC भट्ट साहब के पास में वो ले जाता हूं कि वो बेहतर तरीके से, फिर चेतन जी उसके जो राजनीतिक उसके जवाब हैं वो उनसे मैं लूंगा। भट्ट साहब, जिस तरह से बात चेतन जी ने की और यश जी जिस तरह से कर रहे हैं, इसी से जुड़े 2-3 चीज़ें हमारे जो सवाल में है, मैं एक साथ आपसे पूछ लेता हूं। एक तो ये कि जिस तरह से यश भारती जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं योगी सरकार ने बदले की भावना से काम किया, तो वो बदले की भावना से काम था जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, यह सुधार की तरफ था। दूसरा मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि
कोविड एक बड़ा मुद्दा आगामी समय में हो सकता है हिंदुत्व से ज्यादा, क्योंकि कोविड को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर कितना क्या बेहतर काम कर पाए या नहीं कर पाइए। साथ ही में एक अहम जो मेरा सवाल इसी से में जुड़ा हुआ है कि क्या जिस तरह से पिछला जो चुनाव लड़ा गया था वो बिना किसी चेहरे के लड़ा गया था और अब चर्चा योगी के चेहरे की है, तो क्या योगी आदित्यनाथ वो चेहरा बन पाए हैं कि पूरी तरीके से उस चेहरा को लेकर बीजेपी 2022 के चुनाव में आगे बढ़े? भट्ट साहब, आरसी भट्ट साहब, आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, भट्ट साहब से हमारा संपर्क टूट गया है और मैं आता हूं अब चेतन सिंह जी के पास में। चेतन जी, लगभग वही सवाल जो मैं भट्ट साहब से कर रहा था, एक चेहरे को लेकर कि क्या योगी आदित्यनाथ का चेहरा ही होगा 2022 में, क्योंकि पिछला चुनाव बिना चेहरे के लड़ा गया था। फिर सवाल इस बात को लेकर यश भारती जी ने जिस तरह से कहा कि कहीं ना कहीं इन 4 सालों में, 4.25 सालों में बदले की भावना से काम हुआ है। फिर कोविड कितना असर डालेगा, क्योंकि कोविड को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर यूपी में रहा है और पूरे देश में भी रहा है। मैं आपसे संक्षेप में तीनों के जवाब चाहूंगा। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ही, उनके चेहरे पर ही, और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी चूंकि निर्वाचन क्षेत्र बनारस है, इनके चेहरे पर ही चुनाव होगा, इसको लेकर कोई संशय नहीं है। विचारधारा के प्रति जिसका समर्पण हो, देश के प्रति जिसका समर्पण हो, जिसके जीवन में केवल भारत माँ का परम वैभव हो, ऐसे चेहरे पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी तो क्या अलगाववादियों के चेहरे पे लड़ेगी? जैसे एस जी कह रहे हैं, जिस तरह से कोरोना को लेकर के जो लोग आज प्रश्न कर रहे हैं, इस कोरोना वैक्सीन को लेकर के लोगों में भ्रम की स्थिति किसने पैदा की? आज देखिए, ये सारे तथ्य अभी आने वाले हैं। अभी देखिए, 400 रुपए की जो डोज केंद्र सरकार पंजाब को देती थी, वो 1050 रुपए में बेच रहे थे। तो ऑर्डर निकल गया ना, दूध का दूध, पानी का पानी, सबको हिसाब इस धरती पे करना है। और इस वतन के साथ अगर किसी ने गद्दारी की है तो भगवान उसका फल बहुत जल्दी देता है। और जिस तरह से कह रहे हैं कि हमने राजनीतिक प्रतिशोध बदले की भावना से, अगर हम बदले की भावना से करते तो अखिलेश यादव जेल के शिकंजों के पीछे होते। गोमती रिवर फ्रंट में बहुत सारे मामले हैं और ये जिनको कहना है वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हमने बदले की राजनीति किसी के साथ नहीं की। जो लोग समाज के दुश्मन थे, जो लोग शांति के दुश्मन थे, जो लोग उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के दुश्मन थे, जो लोग आम लोगों का जीवन चैन से जीने के लिए कहीं ना कहीं उसमें विघ्न पैदा करते थे, ऐसे लोगों को जहां जाना था वहां पर भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। शुचिता का काम हमारी सरकार ने किया है। पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ कानून का राज स्थापित हमने किया है। आज कम से कम लोगों को लगा तो कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी बन सकती है, चल सकती है, बिना गैंगस्टर के भी लोग राजनीति कर सकते हैं। और जिस प्रकार की बातों को लेकर के पंचायत चुनाव, ये सारी चीजें मैं बताऊं राजेश जी, इन सारी चीजों का विधानसभा में कोई मतलब नहीं रहने वाला है। पूरे कार्यकाल में आदरणीय योगी जी ने जिस प्रकार का ये फेज, जो सेकेंड वेव थी, हमारी प्राथमिकता थी लोगों को बचाना। हमारी प्राथमिकता ये नहीं थी कि वैक्सीन लेकर के उसको बर्बाद करो और भारतीय जनता पार्टी को ये कहो कि ये वैक्सीन नहीं दे पाए। लाशों पे राजनीति करने का काम हमने न कभी किया था, न हम करेंगे और न भविष्य में भी हमारी कोई इस प्रकार की कोई योजना है। इतना जरूर है, राष्ट्रवाद हमारा, जिस राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के सारे उत्तर प्रदेश में कईयों बार जलाने की कोशिश हुई, आप बताइए सारे मसले आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कहीं कोई पत्ता नहीं हिला। जो लोग शांति के साथ रहना चाहते हैं, जो विकास के साथ रहना चाहते हैं, हमारी सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रही है। उत्तर प्रदेश का सबसे बुरा हाल तो चीनी मिलों का था। 1,27,000 करोड़ रुपए का भुगतान उनका 18 साल से लोगों ने रोक करके रखा था। क्यों नहीं पहल करते भैया? किसानों की बात करेंगे लेकिन किसानों का गला काटने का काम भी यही लोग करते हैं। 119 की 119 चीनी मिलें इस कोरोना के दौर में भी आज चालू है, तो किसके कारण है? एक प्रश्न आपने और मुझसे पूछा था कि जिस प्रकार से संघ के वरिष्ठ नेताओं का जो मंथन हुआ है, हमारा मंथन सदैव अमृत के लिए रहता है, विष के लिए नहीं रहता है। हमारा मंथन विचारधारा के लिए रहता है। हमारा मंथन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हुआ है। हमारा मंथन इस देश में उन राष्ट्रवादी ताकतों को संरक्षण देना है
जो कहीं ना कहीं भारत माँ के परम वैभव के लिए अपने जीवन का अर्पण और तर्पण करने को तैयार रहते हैं। चलिए ऐसे लोगों के साथ चेतन जी, चलिए मंथन बीजेपी की मंथन की आप बात कर रहे हैं, मैं चलिए सपा के मंथन की बात कर लेता हूं। चेतन जी, यश भारती जी के साथ में यश भारती जी, तमाम सारी चीजें हैं जो लगातार विपक्ष कहता रहा है, सपा भी वो बात कह रही है। मंथन का जिक्र किया है चेतन सिंह जी ने, सपा का किस तरह का मंथन है? क्योंकि पिछला जब जो चुनाव हुआ तो जो कुछ स्थिति रही उससे कहीं ना कहीं सपा को नुकसान भी हुआ। अब किस तरह का मंथन सपा में है? देखिए, सपा को जो नुकसान हुआ वो केवल एक ही चीज से हुआ जी, जो ईद और दिवाली की राजनीति हुई, बिजली आपूर्ति को लेकर के, शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति हुई, उसको लेकर के यूपी को भ्रमित करने का काम किया गया। और इस कोविड काल में सारी चीजें सामने आई, किस तरीके से शमशान और कब्रिस्तान बनाने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ, सबने देखा है। गंगा माई को अपमान करने का काम कैसे हुआ वो सबने देखा। नहीं, लेकिन एस जी, चुनाव के एन वक्त पर जो समाजवादी पार्टी में फूट देखने को मिली, वो जो फूट देखने को मिली जी, जी 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 जिस तरीके की सारी बातें करेंगे, विकास की दावे कर रहे थे अभी चेतन जी, विकास की बातें तो बता दें, कौन सा एक्सप्रेस वे तैयार करके दी थी? झूठे बातें करना कि 4 एक्सप्रेस वे तैयार कर दिए, धरातल पे एक भी एक्सप्रेस वे तैयार नहीं है। झूठे बातें करने के हमने रोजगार दे दिया, धरातल में वीडियो जारी कर दिया, फिर बाद में योगी जी को ट्वीट डिलीट करना पड़ा रोजगार देने वाली बात को लेकर के। उस व्यक्ति को ढूंढा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर के किया गया, रोजगार दिया गया। ऐसी झूठी सरकार, झूठे वादे, झूठे दावे सरकार ने किए हैं, योगी जी ने किए हैं। और पिछले 24 घंटे में योगी जी का मोबाइल बंद रहा, क्योंकि ये मंथन नहीं, ये इनकी विदाई का समय आ गया था। इन्होंने ब्लैकमेल करके जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनने का काम किया, ये वैसे ही दोबारा बाद में बनने की बात कर रहे हैं। बात अगर ये करते हैं, जैसे अभी चेतन जी ने कहा हमने मंथन किया संघ के साथ में, संघ तो कहते हैं हम राजनीति करते ही नहीं है, हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहरूपियों की आड़ में राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी कि जिसको चाल चेहरा चरित्र की बात करते हैं, जिसका चेहरा ही नुकसान होता है, लेकिन जिसको खुल के सामने नहीं ला पाते हैं, वैसे दोगली तरीके की राजनीति करने वाले जनता को केवल भ्रमित करने नहीं, लेकिन यश भारती जी, इसके पहले जनता का विश्वास है, लेकिन पंचायत चुनाव में जो परिणाम दिए हैं, उपचुनाव में जो परिणाम दिए हैं, वो आपके सबके सामने है। लेकिन सवाल तो कहीं ना कहीं सपा पर भी है एस भारती साहब कि चुनाव के वक्त जिस तरह से पारिवारिक कलह हुई, जिस तरह से परिवार में जिस तरह से विघटन हुआ, कहीं ना कहीं उसका नुकसान तो समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा। मेरा सवाल इसी बात को लेकर है कि ये सारी चीजें, जो सारे इशूज थे, अब वो सॉर्ट आउट हो गए हैं और जो समाजवादी मूल समाजवादी पार्टी थी, अब वही सारे नेता आगे चुनाव में देखेंगे 2022 में। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, वो और हमारी पूरी कार्यकारिणी जो निर्णय करेगी उसी तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, उसी भूमिका में हम सब लोग रहेंगे। बात परिवारवाद की करेंगे तो परिवारवाद जितना वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और हमें क्यों गर्व नहीं होगा परिवार पे? आपका भी परिवार है, आपको भी परिवार पे गर्व होगा। दिक्कत तो उनको है जिनका परिवार नहीं है, जिनके बीवी बच्चे नहीं है, उन्हीं को तो दिक्कत होती है परिवारों से। ये परिवार उजाड़ने वाले लोग परिवार को ही तो पोषने का काम करेंगे। ये परिवार उजाड़ कर भी राजनीति करना चाहते हैं, परिवार बसा करके राजनीति नहीं करना चाहते। हम परिवार बसाने वाले लोग हैं, हम परिवार बसा के बात करेंगे। चलिए यश भारती साहब, बिल्कुल निश्चित तौर पर जंग अभी आगे देखने को मिलेगी। हालांकि अभी हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जमावट उत्तर प्रदेश को लेकर दिख रही है, और वो जंग अगर वाकई थर्ड वेव नहीं आई और कोरोना धीरे धीरे समय समय उसकी विदाई हो गई, तो निश्चित तौर पर समय जो है चुनाव का वो देखने को मिलेगा। अगर कोरोना से विदाई नहीं हुई और कोरोना जारी रहा, तो ऐसे में हो सकता हो कि चुनाव में कुछ विलंब जरूर हो, लेकिन चुनाव की तैयारियां मुझे लगता है कि अब यहां से शुरू हो चुकी है। कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे सत्ताधारी बीजेपी की बात करें, तमाम यूपी के जो दल हैं उनकी हम बात करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए यश भारती जी आपका, चेतन सिंह जी आपका, और हमारे साथ में आरसी भट्ट साहब भी जुड़े थे। तीनों में